नमस्कार दोस्तों। आज की वार्ता में हम लोग बात करेंगे पुलिस की इंटेरोगेशन। पुलिस जो पूछताछ करती है उसके बारे में लीगल प्रोविजंस क्या हैं, क्या उसकी टेक्निक्स है, क्या आवश्यकता है और क्या उसकी प्रक्रियाएं हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि इंटेरोगेशन का मतलब क्या है। पुलिस की इंटेरोगेशन कोई भी ऐसी पूछताछ जो एफआईआर दर्ज होने के बाद, जैसा कि मैंने पहली वीडियो में बताया था कि जैसे ही एफआईआर दर्ज होती है कॉग्निजेबल ऑफेंस में इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाता है। नॉन कॉग्निजेबल में इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं होता है, वो मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर से इन्वेस्टिगेशन होता है। तो कॉग्निजेबल केस में जैसी एफआईआर होती है और इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत होती है, उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो विभिन्न चरणों पर विभिन्न व्यक्तियों से केस के संबंध में, केस को वर्कआउट करने के संबंध में पुलिस अधिकारी द्वारा, विवेचक द्वारा जो पूछताछ की जाती है उसे इंटेरोगेशन कहते हैं। अब इंटेरोगेशन किससे की जा सकती है, ये पूछताछ है वो किससे की जा सकती है और किस स्टेज पे की जा सकती है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इंटेरोगेशन किससे की जा सकती है। इंटेरोगेशन एक बयान के रूप में कॉम्प्लेनेंट से, जो वादी है जिसने एफआईआर लिखाया है, उससे भी पूछताछ होती है। उसका बयान होता है जो कि केस डायरी में अंकित करना पड़ता है। उसके अलावा जो विटनेसेस हैं, सस्पेक्ट, संदेही जिसके ऊपर शक है अपराध करने का, या अभियुक्त, या इसके अलावा भी कोई भी ऐसा अन्य व्यक्ति जो कि उसके केस के फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस से परिचित हो, ऐसा आईओ को या पुलिस अधिकारी को लगता है। अब इसकी विभिन्न स्टेजेस क्या हैं। सबसे पहले स्टेजेस हैं एक प्रिलिमिनरी पूछताछ जो बयान के रूप में होती है। उसके प्रोविज़न पुरानी हमारी सीआरपीसी में और अभी जो हमारी नई बीएनएसएस बनी है उसमें बड़ा विस्तार से दिए गए हैं। सेक्शन 35 सब सेक्शन 3 और 4 बीएनएसएस का, जो ये एम्पावर करता है एसएचओ को कि वो, और सेक्शन 179(1) बीएनएसएस ये एम्पावर करता है पुलिस को कि वो किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसके बारे में उसे विश्वास है कि वो उस केस जिसकी वो विवेचना कर रहा है उसके संबंध में कुछ भी जानता है, उसे राइटिंग में निर्देश देकर पूछताछ के लिए बुला सकता है। इसको पुलिस की भाषा में सफीना कहते हैं। एक हम बाद में चलेंगे जब आपको हम बताएंगे, कभी कभी कन्फ्यूजन होता है इसमें सफीना में और समन में क्या अंतर होता है, तो हम उसका डिटेल बाद में बताएंगे। धीरे धीरे आपने महसूस किया होगा कि हमने शुरुआत की थी एफआईआर से, उसके बाद फिर अरेस्ट और रिमांड और ये सब करते करते अभी हम इंटेरोगेशन पे हैं। तो ऐसी जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल, जो बीएनएसएस का जो जिस जिस तरह से इसके विभिन्न चरणों में हम प्रवेश करेंगे, उससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर मैं आपसे वार्ता करता रहूँगा। तो 179(1) बीएनएसएस के तहत जो राइटिंग में एक ऑर्डर जारी किया जाता है उसको नोटिस कहते हैं। जो पहले सीआरपीसी में 160 सब सेक्शन 1 होता था, अब वो 179(1) बीएनएसएस है। और जिस भी व्यक्ति को ये नोटिस या सफीना मिलेगा, ये उसकी ड्यूटी होगी कि वो अटेंड करेगा। जो वर्ड यूज़ किया है अधिनियम में, वो शैल अटेंड वर्ड यूज़ किया गया है, तो ये उसको करना ही है। एक इसमें खास बात होती है कि जैसे मैंने बताया कि ऐसे लोग भी, ऐसे अक्यूज को भी इसमें सफीना जारी किया जा सकता है जिनके विरुद्ध ऐसा अपराध पंजीकृत है जिसमें 7 वर्ष से कम की सजा से वो अपराध दंडनीय है। जैसा कि पिछली एक वीडियो में जिसमें अरेस्ट की हमने बात की थी और उसमें माननीय उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय का हवाला देते हुए, सतपाल अंटिल केस का हवाला देते हुए बताया गया था कि यदि ऐसा अपराध है जो कि 7 वर्ष से कम की सजा से दंडनीय है तो उसमें अरेस्ट ना करके पहले सफीना नोटिस पूछताछ करना होगा। इसके बाद दूसरी जो इसमें विशेष बात ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि पुलिस के लिए मैं विशेष रूप से बता रहा हूँ और पब्लिक को भी इस बात की जानकारी होनी चाहिए।
और हमारे जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं या जो लॉ में इंटरेस्ट रखते हैं जानने में, उनको भी ये पता होना चाहिए कि 15 वर्ष से कम का यदि कोई बालक है या 60 वर्ष से कम का कोई बुजुर्ग व्यक्ति है या कोई भी महिला है, तो उसको उससे जो भी पूछताछ करनी होगी, जो भी इंटेरोगेशन होगी, वो उसके ऐसे स्थान पर होगी जहां वो सामान्य रूप से रहता है, उसके आवास पर, जब तक कि वो खुद इसकी सहमति ना दे दे कि वो थाना या किसी अन्य स्थान पर आने के लिए तैयार है। इसी से कनेक्टेड एक और चीज़ है कि जो मानसिक या शारीरिक रूप से दिव्यांग होंगे या अत्यंत बीमार व्यक्ति, उनको भी थाना में नहीं बुलाया जाएगा। ये सारे प्रोटेक्शंस हैं जो विभिन्न जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स के तहत एक जो ग्रोथ हुआ है जूरिस्प्रूडेंस का, जो समय समय पर जो निर्णय आए और उसके तहत जो कुछ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स, उसके बाद कुछ एसओपीज बनी, अब उसको सबको इम्बोडीड कर दिया गया है कानून की शक्ल में। तो ऐसे व्यक्तियों को भी थाने पे नहीं बुलाया जा सकेगा और उनके आवास पर जाके पूछताछ करनी होगी, जब तक कि, जैसा कि मैंने बताया, जब तक कि वो स्वयं इसके लिए सहमत ना हो। एक इसमें छोटा प्रोविज़न और बनाया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट बाय रूल्स प्रोवाइड कर दे कि इसके लिए जो भी रीजनेबल खर्चा है वो गवर्नमेंट उसको दे, आने जाने का जो भी इसमें दवा वगैरह हैं उनको देने के लिए। ये पूछताछ मौखिक होती है और पुलिस अधिकारी इसको राइटिंग में भी रिड्यूस कर सकते हैं। ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग भी इसकी की जानी चाहिए, कहीं की जा सकती है। अभी तो इस पे एक बहुत प्राथमिकता है शासन की भी और माननीय न्यायालयों की भी कि जितना भी रिकॉर्ड हमारा इलेक्ट्रॉनिक हो वो ज़्यादा सुगम्य होता है, अच्छा होता है, तो वो भी की जा सकती है। इसमें एक विशेष बात होती है कि इस पे जो भी स्टेटमेंट्स होंगे जो राइटिंग में रिड्यूस करेगा पुलिस अधिकारी, उस पर किसी पे भी सिग्नेचर नहीं होता है, ये अनसाइंड होता है। अब इसमें एक बड़ा प्रैक्टिकल मुद्दा उठता है जिसके बारे में हम हो सकता है अलग से बात करें तो वो काफ़ी लंबा विषय हो जाएगा। कई बार मैंने अपने एक पुलिस अधिकारी के रूप में अपने अनुभव में पाया है कि कई मामलों में पहले एफआईआर होती है लेकिन कुछ समय बाद कंप्लेनेंट और एक्यूज्ड पार्टीज में किसी माध्यम से समझौता हो जाता है। विशेषकर जो महिला उत्पीड़न संबंधी, दहेज उत्पीड़न, दहेज हत्या, या कई बार मैंने देखा SC ST इस तरह के जो मामले होते हैं, उनमें अधिकांश मामलों में कई बार ऐसा देखा गया है कि उनमें किसी न किसी स्टेज पे जाके इस तरह की टेंडेंसी होती है कि वो आपस में फैसला हो जाता है, समझौता हो जाता है। समझौते की अलग इसमें एक प्रक्रिया है, उसके लिए अलग कानून है, कौन से केसेस कंपाउंडेबल हैं, कौन से नॉन कंपाउंडेबल हैं, कौन से विद द परमिशन ऑफ कोर्ट कंपाउंडेबल है, कौन से आउटसाइड द कोर्ट कंपाउंडेबल, ये सारा एक अलग जूरिस्प्रूडेंस है, वो अलग एक लॉ है। उसमें मैं डिटेल में इस वीडियो के पर्पज से नहीं जाना चाह रहा हूँ, केवल एक इंडिकेट करना चाहता हूँ कि ऐसी स्थिति में कभी कभी एक्यूज पार्टी विटनेसेस के बयान एफिडेविट के रूप में लेके आती है। अब ये एक सोचनीय प्रश्न है कि जहां हमारा पुराना वाला 160(1) CRPC और नया वाला 179(1) BNSS ये मना करता है कि कोई भी स्टेटमेंट इस सेक्शन में साइन नहीं होगा, और वहीं दूसरी ओर जो एफिडेविट दिए जाते हैं आईओ को, और वो ना केवल साइंड है बल्कि ऑन ओथ साइन होते हैं, उनकी एडमिसिबिलिटी के बारे में ये विचारणीय प्रश्न है। व्यवहारिक दृष्टिकोण से तमाम बार ऐसा होता है कि पुलिस इसको ले लेती है साक्ष्य में और केस डायरी का भाग बना के उसको माननीय न्यायालय को प्रेषित कर दिया जाता है, और उसके आधार पर इन्वेस्टिगेशन का निस्तारण भी कतिपय परिस्थितियों में कर दिया जाता है। मेरी व्यक्तिगत ओपिनियन है, मेरा व्यक्तिगत विचार है कि ये कानून की दृष्टि से पूर्णतया विधि सम्मत प्रक्रिया नहीं है, चूँकि लॉ का क्लियर मैंडेट है कि कोई भी स्टेटमेंट इसमें साइन नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। महिला अपराध, यदि कोई महिला किसी ऐसे अपराध उसके विरुद्ध किया गया है, जैसा कि हम सब जानते हैं जो सेक्शन 64 से लेकर 79 BNS भारतीय न्याय संहिता 2023, इसमें केवल 72 और 73 धाराओं को छोड़ दें और 124 एसिड अटैक जो BNS का है, तो ऐसी स्थिति में उस पीड़िता का बयान या तो महिला पुलिस अधिकारी, और अगर महिला पुलिस अधिकारी नहीं है तो किसी विभाग की महिला अधिकारी की उपस्थिति में दर्ज किया जाएगा। ये भी एक नियम है। जैसा मैंने सुबह बताया था
कि क्या क्या स्टेजेस होती हैं जब इंटेरोगेशन होती। तो पहली बात आई थी कि जब प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बयान की स्टेज है, जहाँ पर के पुलिस अधिकारी नोटिस देकर, सफीना देकर उसको बुलाता है। किस किस को बुलाता है वो मैंने बता दिया, क्या से पूछताछ होगी वो सारा बता दिया। अगली स्टेज आती है जब साक्ष्य आया या कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस अधिकारी का यह समाधान हो गया कि अब एक्यूज को अरेस्ट करने के लायक साक्ष्य है, अरेस्ट करने की स्टेज है, तो वो एक्यूज को गिरफ्तार कर लेते हैं। उस गिरफ्तारी के दौरान पहले 24 घंटे वो पुलिस की हिरासत में रहता है और 24 घंटे के बाद मैजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश किया जाता है। उस 24 घंटे में जो पूछताछ होती है वो इंटेरोगेशन की कैटेगरी में आती है। उसके बाद जब मैजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश कर दिया जाता है तो 187 BNSS में 2 तरह की रिमांड है, PCR और जुडिशियल कस्टडी। पुलिस कस्टडी या तो होगा, रिमांड होगा, या जुडिशियल कस्टडी के लिए रिमांड होगा। अगर पुलिस कस्टडी के लिए डिमांड होता है, जैसा कि कस्टडी वाली जो पुलिस कस्टडी वाली मेरी जो वार्तालाप था आपसे, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि वो टुकड़ों में कई बार हो सकता है, तो हर बार उससे पूछताछ की जा सकती है। ये सारी की सारी पूछताछ पुलिस इंटेरोगेशन की श्रेणी में ही आएगा। और जितने भी इसमें कानून के प्राविधान हैं या जो भी उसके प्रोटेक्शन है जिसके बारे में आगे बात करेंगे, वो सब पे लागू होगा। एक और स्टेज आती है कभी कभी जबकि जुडिशियल कस्टडी में एक्यूज्ड है और पुलिस कस्टडी रिमांड मांगा, या तो माननीय न्यायालय ने मना कर दिया विचारोपरांत, या जो उसकी अवधि है 40 दिन और 60 दिन की, पहले 40 दिन और पहले 60 दिन, वो अवधि पूरी हो चुकी है, लेकिन कोई ऐसा सडन डेवलपमेंट होता है, आईओ के पास कोई ऐसी एविडेंस आ जाती है जिसमें कि उसको आईओ एक्यूज से बात करना जरूरी है, तो फिर जेल में भी इंटेरोगेशन हो सकती है माननीय न्यायालय की अनुमति से, और उसके भी अलग से कानूनी प्राविधान है। ये मैंने बता दिया कि आपको किस किस स्टेज पे इंटेरोगेशन हो सकती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो कि पुलिस कर्मियों के लिए मैं उनका ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा, उसमें है कि टेक्निक्स ऑफ इंटेरोगेशन क्या होनी चाहिए। टेक्निक्स ऑफ इंटेरोगेशन में जो बड़ी सिंपल सी है, बेसिक, सबसे बेसिक चीज़ होती है क्वेश्चनिंग, सवाल जवाब। अब उसमें अलग अलग बहुत सारे तरीके हैं। कई बार उसमें पूरे केस का अध्ययन करके और हम लोग एक क्वेश्चनेयर तैयार कर लेते हैं, आईओ एक उसमें क्वेश्चनेयर तैयार कर लेते हैं। जो स्पेशलाइज एजेंसीज हैं जो फाइनेंशियल क्राइम देखती हैं और ज़्यादा जटिल जो प्रकरण होते हैं उनकी विवेचना करती हैं, उनका क्वेश्चन फॉर्मेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन फॉर्मेशन से ही पूरा केस समाधान की तरफ बढ़ता है। तो ये बेसिक एक पहली टेक्निक है कि हम क्वेश्चंस बनाएं और वो ऐसे बनाएं कि उससे मैक्सिमम बातें हम निकाल सकें। ये हम लोगों का प्रयास होना चाहिए कि कैसे उससे अपराध के बारे में अधिकतम तथ्य निकाल सके। एक और तकनीक होती है जिसको कि रीड टेक्निक बोलते हैं। ये काफ़ी पढ़ाई जाती है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में, जब बहुत पहले से पढ़ाई जा रही है, हम लोग भी जब ट्रेनिंग ली थी तो तब पढ़ाया गया था ये। इसमें एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जाता है जहाँ पर कि उसको सहमति से कोई फोर्स यूज़ किए बिना या कोर्सन यूज़ किए बिना कबूलनामे की तरफ प्रेरित किया जाता है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। एक तो हो सकता है कि उसको कन्फ्रंट करा दिया, जैसे कि 4 अक्यूज्ड हैं किसी मामले में, आपने एक अक्यूज को पकड़ लिया, उसका बयान लिया, उसके आधार पे आपने बाकी 3 में से एक और पकड़ा। अब उससे जब आप पूछताछ कर रहे हैं तो जो पहले वाले का बयान है उसको आप यूज़ कर लेते हैं। तो उसको यूज़ करने में जो ये दूसरा वाला जो पकड़ा है, जब ये कुछ कहता है या टाल मटोल करता है, तो पहले वाले का आप बता सकते हैं कि उसने अमुक तथ्य बताए हैं। तो ये हो गया उसके बयान को बताना। एक हो सकता है कि आप उनको बैठा भी सकते हैं आमने सामने, 1 या 2 या 3 जितने भी अक्यूज हैं, तो उसमें भी एक तरीका ये भी अपनाया जाता है। तो उसको कन्फ्रंटेशन कह देते हैं, कन्फ्रंटिंग टेक्निक हो जाती है वो। आजकल तो जैसे आप लोगों को मालूम ही है कि तकनीक का प्रयोग दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, अपराधी भी बहुत तकनीक इस्तेमाल कर रहे हैं और पुलिस के पास भी बहुत बड़ा तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो चुका है। वो चाहे हमारे FSL के रूप में हो, चाहे सर्विलांस के रूप में हो,
और चाहे डिजिटल एविडेंस के रूप में हो, तो डिजिटल एविडेंस अगर हमारे पास है उससे हम कन्फ्रंट कर सकते हैं। वो लगभग अकाट्य होता है अगर उसकी कस्टडी ठीक से रखी गई है और उसको ठीक से हमने कलेक्ट किया है सीन ऑफ क्राइम से, तो वो अकाट्य होता है, बहुत विश्वसनीय होता है। एक और तीसरी टेक्निक है, उसमें होता है बिल्डिंग रैपो, मतलब उसके ऐसा संबंध स्थापित करना एक्यूज से जिसकी इंटेरोगेशन हो रही है कि उसके एक सहानुभूतिपूर्वक दृष्टिकोण अपनाते हुए वो उसको भावुक बना देना और वो कुछ बातें बता दे, ये भी एक तकनीक होती है। फिर सूचना निकालने का एक और तरीका होता है कि आप कैसे उसको प्रेरित करें, नैतिकता का हवाला दे सकते हैं, उसके परिवार की बातें कर सकते हैं, या उसको इस तरह की क्या क्या अपराध करने के दुष्परिणाम होते हैं उसके बारे में बता के, ये सब मनोवैज्ञानिक तरीके हैं इंटेरोगेशन के। इसमें इंटेरोगेशन की रिकॉर्डिंग करना हमेशा श्रेयस्कर रहता है, ये एडवाइजेबल रहता है। कभी कभी चर्चा होती है पब्लिक में, मीडिया में काफ़ी चर्चा रहती है, आप लोगों ने भी सुना होगा, पब्लिक ने भी सुना होगा, और जो हमारे पुलिस कर्मचारी हैं उन्होंने भी सुना होगा। ये बड़ा कॉमन सी चीज़ें हैं कि साहब थर्ड डिग्री, तो ये फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, इसके दो तरह की कनोटेशंस होती है। एक तो उसका होता है स्टेजेस, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि फर्स्ट डिग्री का मतलब है पहले की प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हो गई, सेकंड डिग्री का मतलब जब वो सस्पेक्ट है तब जो उससे पूछताछ है उसके बयान लिए जाते हैं, थर्ड हो गया जब वो एक्यूज बन गया है, फॉर्मली एक्यूज, वो अरेस्ट हो चुका है। एक दूसरी जो विचारधारा है जो कि पश्चिम से आई है, विशेषकर यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका से आई है, वो है कि फर्स्ट डिग्री होती है जहाँ पे आप सवाल जवाब पूछते हैं, सेकंड डिग्री में होता है जहाँ आप साइकोलॉजिकली हैंडल करते हैं, और थर्ड डिग्री होता है जहाँ पर फोर्स यूज़ की जाती है। किसी भी एक लोकतांत्रिक और सभ्य समाज में थर्ड डिग्री की इस वाली परिभाषा को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो एक पुलिस अधिकारी होने के नाते सब लोगों का ये प्रयास होना चाहिए, और निश्चित रूप से बहुत सारे हमारे कोर्सेज हैं जो लगातार, जो एकेडमीज़ हैं उनमें ऐसे कोर्सेज चलते हैं जहाँ पर के इंटेरोगेशन की टेक्निक सिखाई जाती है। वो स्टेट गवर्नमेंट्स के भी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी हैं, जो स्पेशलाइज एजेंसीज़ हैं हमारी, उनके भी अपने अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर्स हैं जहाँ पर के कोर्सेज सिखाए जाते हैं। और वहाँ कैसे साइंटिफिक तरीके से और साइकोलॉजिकल तरीके से इंटेरोगेशन करनी है, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा तकनीक का इस्तेमाल करके हम किस प्रकार से कोई उससे बातों को निकलवा सकते हैं, वो सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। एक तरीका ये भी होता है कि एक से अधिक इंटेरोगेटर्स पूछताछ करते हैं, या एक से अधिक एक्यूज के साथ सिंगल से अधिक इंटेरोगेटर्स पूछताछ कर सकते हैं, वो भी एक तरीका हो सकता है। तो प्रयास ये होना चाहिए कि हम किस प्रकार से तकनीक का इस्तेमाल करके, मनोविज्ञान का इस्तेमाल करके, और जो और बहुत सारे तरीके हैं, अब ये इतनी डिटेल वाली मेरा वार्तालाप नहीं है कि जिसमें पूरा एक अलग से काफ़ी डिटेल बताया जाए। मैं समझता हूँ कि उतनी आवश्यकता भी सब लोगों को नहीं होती है। जैसा कि मैंने बताया कि मेरा प्रयास ये है कि जो जनता के ऐसे लोग हैं, जो ऐसा वर्ग है जो शिक्षित है, सभ्य है, जागृत है, उसे विधि और कानून का उतना ज्ञान पता होना चाहिए जो कि किसी भी एक अच्छे शहरी से अपेक्षा की जाती है। साथ ही जो थाना लेवल की पुलिस के हमारे कर्मचारी हैं, उनको एक हैंडी इन्फॉर्मेशन देना, नॉलेज देना, ताकि वो अपने मोबाइल बेस को रखे, और जब कभी जहाँ कभी कोई कन्फ्यूजन है, कोई गाइडेंस की आवश्यकता है, या कोई चीज़ मिसिंग हो रही है, तो उसको निकाल के और 5, 10, 8 मिनट, 12 मिनट में सुन के वो उसकी कार्रवाई कर सके। तो बहुत इसको विशिष्ट ज्ञान की तरफ ले जाने का प्रयास भी नहीं है, तो इसलिए मैं बहुत डिटेल में इसके नहीं जा रहा हूँ, और अदरवाइज़ अपने आप में इंटेरोगेशन एक बहुत बड़ा विषय है। अब सवाल होता है कि ये सारा तो मैंने बताया जाए कि स्टेज क्या है, उसकी टेक्निक्स क्या हैं, और किस प्रकार से प्रक्रिया क्या है, पुलिस कैसे बुलाती है, अरेस्ट क्या क्या, उसके किससे पूछताछ की जा सकती है, सारा हमारी चर्चा हो गई। अब जो व्यक्ति अरेस्ट होके इंटेरोगेशन के लाया गया है, उसके कुछ अधिकार को भी मान्यता प्रदान करता है हमारा कानून, और इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने, जैसा कि मैंने अपनी एक पहली वीडियो में बताया था, एक केस हुआ था, लीडिंग केस DK बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1997, उस पर बहुत डिटेल्ड गाइडलाइंस, इनफैक्ट वो केस तो वैसे मानवाधिकार के संरक्षण से संबंधित था, तो डिटेल गाइडलाइंस ले डाउन की गई थी कि यदि कोई व्यक्ति अरेस्ट होता है, उसकी इंटेरोगेशन होती है, तो उसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी होंगी, उसके क्या क्या अधिकार है। तो सबसे पहला जो उसका अधिकार है वो है राइट
ऑफ इंफॉर्मेशन एज टू ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। किस आधार पे, किस ग्राउंड पे, किस कारण से, किस अपराध में उसे गिरफ्तार किया गया है, ये उसे पता होना चाहिए। और जो उसके परिवारीजन हैं या उसके मित्र हैं, उनको उसकी अरेस्ट की सूचना होनी चाहिए। और जैसा मैंने उसमें बताया था कि एक पब्लिक प्लेस पे, थाने में, स्टेट में कंट्रोल रूम खुलेगा, डिस्ट्रिक्ट में कंट्रोल रूम होगा, वहाँ पे पब्लिक प्लेस में नोटिस चस्पा किया जाएगा, जहाँ 24 घंटे में जितने भी अरेस्टीज हैं उनका सबका डिटेल रखा जाएगा। वो सारी अलग प्रक्रियाएं हैं ही हैं। दूसरा है राइट टू साइलेंस। ये हमारा संविधान भी आर्टिकल 20 क्लोज 3 में उसको सुनिश्चित करता है किसी भी अक्यूज को। और सेक्शन 182 सब सेक्शन 2 BNSS के नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, कोई भी ऐसा बयान देने के लिए उसको बाध्य नहीं किया जाएगा जो कि उसे किसी आपराधिक आरोप से एक्सपोज कर दे। तो अपने विरुद्ध कबूलनामा देने के लिए, किसी अपराध की संस्वीकृति देने के लिए उसको बाध्य नहीं किया जा सकता। ये उसका राइट है। ही हैज ए राइट टू साइलेंस, चुप रह सकता है वो। तो ऐसा कोई भी सवाल जिससे उसे लगता है कि इससे उसका अपराध खुल जाएगा या उसको अपराध सिद्ध करने में पुलिस उसका मदद ले लेगी उस बयान की, तो वो चुप रह सकता है। उसके बाद है सेक्शन 38 BNSS का, और हमारा जो आर्टिकल 22 क्लोज 1 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें है राइट टू कंसल्ट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस। वो किसी वकील की सहायता ले सकता है, उससे सलाह मशविरा कर सकता है, कंसल्ट कर सकता है ड्यूरिंग द इंटेरोगेशन। इसमें क्लियर है, नॉट थ्रू आउट द इंटेरोगेशन। वो ये नहीं होगा कि एक तरफ एडवोकेट बैठ जाए और एक तरफ वो बैठे और एक तरफ आइए बैठे तब पूछताछ, वो नहीं है। वो ब्रेक ले, अपनी जाके एक तरफ पूछताछ करके, बातचीत करके, वो जो भी कानूनी मशवरा मिलता है उसके अनुसार वो उसका अधिकार है। उसके बाद है उसका राइट टू प्राइवेसी एंड डिग्निटी। ये हमें सुनिश्चित करना होगा कि जो बेसिक ह्यूमन राइट है वो पुलिस को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसी के क्रम में और इसी से अगला जो राइट है वो, जिसके बारे में अभी बताया कि नो टॉर्चर और कोercion, किसी प्रकार का उत्पीड़न या टॉर्चर या दबाव, ये सब कानून में अनुमन्य नहीं है। और इसके द्वारा अगर कोई ऐसा सिद्ध हो जाता है कि कोई किसी इंटेरोगेटिंग ऑफिसर के द्वारा ऐसा कोई बयान लिया गया या कन्फेशन लिया गया है, कबूलनामा लिया गया है, जो कि उत्पीड़न से या किसी प्रकार के कोercion से, यूज़ ऑफ फोर्स से लिया गया था, तो वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 23 में अनुमन्य नहीं है, नॉट एडमिसिबल, क्लियर लिखा हुआ है। इसके साथ साथ एक यहाँ सावधान करने वाली बात है, जो प्रोविज़न है वो मैं बता रहा हूँ। सेक्शन 117 और सेक्शन 120 BNS भारतीय न्याय संहिता का है, जिसमें कि रोंगफुल कन्फाइनमेंट और यूजिंग फोर्स टू एक्सट्रैक्ट कन्फेशन, इसके शीर्षक है दोनों धाराओं के। इसके तहत उस इंटेरोगेटिंग ऑफिसर के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। तो इसलिए इंटेरोगेशन ऑफिसर को एक अपनी आइडेंटिटी पहननी चाहिए। ये DK बसु की गाइडलाइन है। और उसमें नेम प्लेट, उसकी आइडेंटिटी, जैसे सपोज अगर सिविल पुलिस है तो वर्दी होनी चाहिए। एक रजिस्टर रखा जाना चाहिए जिसमें कि उसका डिटेल, कब आए, कब शुरू हुआ, ये सब पूरा डिटेल होना चाहिए। एक परमवीर सैनी का हाल में केस हुआ जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने बड़ा डिटेल निर्देश दिए थे कि जो इंटेरोगेशन कि जो जहाँ जहाँ होती है थानों में, कई जगह उन्होंने निर्देश दिया कि कहाँ कहाँ कैमरे लगाए जाएंगे, CCTV कैमरे। इसके अलावा जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज दूसरी हैं, सेंट्रल की या स्टेट की, जैसे CBCID होती है, विजिलेंस, सबके जहाँ जहाँ इंटेरोगेशन होती है वहाँ वहाँ CCTV कैमरे लगाने के लिए दिशा निर्देश दिए गए। उनकी फीड को सुरक्षित रखना है, स्टोरेज को, वो निर्देश दिए गए। और उसके क्रम में सारी कार्रवाइयाँ भी हुई है। सभी स्टेट गवर्नमेंट्स ने इसमें अनुपालन किया है। और थानों पे, ऐसी जगह पे जहाँ जहाँ पूछताछ होती है या और भी जो महत्वपूर्ण संवेदनशील बिंदु है, वहाँ CCTV कैमरे अधिष्ठापित किए गए। एक ये भी है कि मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग का विकल्प भी खुला होता है। यदि किसी को लगता है कि उसके साथ या किसी परिवारजन को लगता है कि उसके किसी परिवार के साथ इंटेरोगेशन के दौरान कोई किसी प्रकार का बल प्रयोग हुआ है, तो उसका वो भी विकल्प खुला होता है। जैसा मैंने पहले बताया कि स्टेटमेंट को साइन नहीं किया जाएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन जब तक वो कस्टडी में रहता है पुलिस की, जैसे कि पुलिस कस्टडी रिमांड, अगर मान लीजिए 6 दिन का मिला या 4 दिन का मिला, तो एवरी 48 आवर्स, हर 2 दिन बाद उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराना, ये भी उस अरेस्टी का या उस व्यक्ति का जिसकी इंटेरोगेशन है उसका अधिकार है। तो
एडवाइस ये है अक्यूज के लिए भी, जो भी वहाँ पे जाता है जिसकी इंटेरोगेशन होती है, कि उसको कानून का मैंडेट भी है, वो 179 में ही कह दिया गया है बीएनएसएस के द्वारा कि ही विल ट्रूली स्टेट मेंशन ऑल द फैक्ट्स, जो भी उसे पता है उस सच्चाई से बता देगा। तो उचित ये होता है कि स्पष्ट और सच्चाई से सारी बात बता दे, सत्यता के साथ। पुलिस के लिए ये उचित रहता है कि वो इंटेरोगेशन को बहुत साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल तरीके से परस्यू करे, उनके इसके और तरीके, ट्रेनिंग कोर्सेज और ज़्यादा ऑर्गेनाइज करा के इसको और हम लोग अपने जो पुलिसकर्मी हैं उनको इक्विप करें, चाहे वो नार्को एनालिसिस हो, लाई डिटेक्टर टेस्ट हो, फिंगरप्रिंट, डीएनए प्रोफाइलिंग या डिजिटल एविडेंस के आधार पे उस पे हम लोग अपनी इंटेरोगेशन को, विवेचनाओं को ज़्यादा आधारित करें, ताकि कभी ऐसी आवश्यकता ही महसूस ना हो कि जिस प्रकार से पुलिस को कभी कभी कुछ लोग उसकी छवि को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने के लिए इस तरह के आरोप लगा देते हैं, कोई बल प्रयोग किया गया या दुर्व्यवहार किया गया, उसकी कोई गुंजाइश ही ना रहे और हम लोग सब एक अपराध मुक्त समाज और प्रगतिशील और सभ्य समाज के लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें और पुलिस की जो छवि है उसमें भी सुधार हो सके। तो ये था हमारा आज का इंटेरोगेशन के ऊपर वार्तालाप। अब अगली वीडियो में हम लोग किसी और विषय बात करेंगे। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब न किया हो, पुनः अनुरोध कि कृपया करके लॉ एंड प्रैक्टिस विद सुनील जी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।